आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज के मॉक टेस्ट नंबर 10 का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का अनुपात 4:2 बहुभुज की भुजा की संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी आपको एंगल से सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया गया एक दिया गया, जो भी हो उससे आप बस दो बनाइए। हम एक को दो बहुत आसानी से बना सकते हैं कि दो से गुना कर देंगे। तो रेशियो में है तो चार को भी हमें दो से गुना करना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। 8 + 2 कितना होगा? 10। तो उस बहुभुज का भुजा कितने हो जाएंगे? आइए इस क्वेश्चन को एक बार और ट्रिक में ही हम कैसे किए हैं ये बताते हैं आपको। कि आपको क्या करना है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। किस अनुपात में दिया है? 4:1 में दिया है। आपको क्या करना है कि एक्सटर्नल एंगल जो बहिष्कोण है उसको दो बनाना रहता है। एक को अगर हम दो बना देंगे, यहाँ पे कुछ भी होगा आप उसे दो बनाइए। एक को दो बनाने के लिए दो से गुना करना पड़ेगा। तो रेशियो है तो इसे भी हमें दो से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया? साइड आ गया 8 + 2। कितना आ गया? 8 + 2 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो सही है। इसी दो लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 16,000 की राशि पर सामान्य ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 था। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफरेंस को हम D2 मान लेते हैं। तो D2 क्या होता है? प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर होता है, यही होता है। D2 क्या है? डिफरेंस है। 2 मतलब कि 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल का अंतर कितना दिया है? 1,000 दिया है, बराबर प्रिंसिपल कितना है? 16,000 गुना R% का स्क्वायर। 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, ये हो गया 1/16। ये किसका वैल्यू आया? R% स्क्वायर्ड का आया। यहाँ से अगर हम R% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज हटाएंगे तो इस साइड जाएगा। तो 1/4 × 100 कितना आया? 25%। या आप बोल सकते हैं 1/4 का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 25% होता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये फार्मूला आपको याद हो गया, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है तो पार्क से स्कूल के बीच का दूरी बताना है। यहाँ पे देखिए एक लाइन आपको ये समझना पड़ेगा कि बोले कि चाल से वापस जाते हुए समान दूरी। समान दूरी मतलब कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। हम मान लें कि उसका जो पहले स्पीड कितना था? 20 किलोमीटर जाते टाइम में, और आते टाइम में स्पीड कितना था? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1 आ गया। ये क्या रेशियो आया? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड का उल्टा होगा, 1:4। हमें क्वेश्चन में दिया है कि पूरी यात्रा में 5 घंटे लगता है, जबकि यहाँ पे पूरी यात्रा में कितना टाइम लगता है? 4 और 1 5, 5 यूनिट लगता है, जिसका वैल्यू हमें कितना दिया गया? 5 घंटा। कितना गुना है? 1 गुना है। अब हमें पूछ रहा है कि तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। या तो हम ये वाला वैल्यू इसका टाइम निकाले, ये टाइम निकाल ले, आंसर एक ही होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। आसानी के लिए हम एक में जब 1 से गुना करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा कब लग रहा है?
जब वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। स्पीड दिया गया तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम होता है 20 गुने 1 कितना होगा 20 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, पार्क से स्कूल की दूरी। आपको इस क्वेश्चन में अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ये तब होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया गया है तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस। जरूरी नहीं है कि अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अगर सिंपल इस क्वेश्चन को करना चाहें सिंपल वे में तो क्या करेंगे, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है। अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। यहाँ पे वाई जेड है तो एक्स बचेगा, ऊपर में जाएगा तो एक्स क्यू प्लस, यहाँ पे जेड एक्स है तो क्या बचेगा, जेड एक्स है तो वाई बचेगा, ऊपर में गुना होगा वाई स्क्वायर के साथ तो वाई क्यू। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई है तो जेड बचेगा, तो ये हो गया जेड क्यू। ये वैल्यू आ गया। आपको एक इसका कॉन्सेप्ट याद होगा कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x वाई जेड। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, 3x वाई जेड रखेंगे। नीचे में क्या है, x वाई जेड है, इससे ये कट गया। हमारा आंसर क्या आया, 3। तो जरूरी नहीं है कि हर अलजेब्रा के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात की। आयत का असमान भुजा मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, किस रेशियो में दिया गया है, L और B दिया गया है। ये क्या दिया है, 3:4 दिया है। हमसे पूछ रहा है डायगोनल पूछ रहा है। आप ये तो जानते हैं कि इस जो आपको आयत होगा वो कैसा रहता है, आयत आपको देखने में इस टाइप से लगता है, लगेगा, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हमसे पूछ रहा है डायगोनल पूछ रहा है, ये डायगोनल पूछ रहा है। बोल रहा है कि चौड़ाई 4 यूनिट है और ये कितना है, 3 यूनिट। इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये पक्का होगा कि 5 का मल्टीपल होगा। पाइथागोरस पर में से 3 4 5 रेशियो में दिया गया है। ये क्या होगा, 3 4, तो डायगोनल का रेशियो कितना होगा, 5 हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा या 5 से विभाजित होगा। चारों ऑप्शन हो रहा है तो हम इस पर नहीं जाएंगे। आगे दिया गया है कि यदि इसका परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 42 दिया है। L प्लस B मतलब कि 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 तो काट देगा तो ये कितना हो जाएगा, 21। 7 यूनिट का वैल्यू 21 है, कितना गुना है, 3 गुना है। हमसे डायगोनल पूछ रहा है तो डायगोनल भी कितना होगा, 3 गुना होगा, 5 दिया 15। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्योंकि 3 4 देखते हुए ही आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 3 4 और अगला क्या होगा, 5। तो डायगोनल क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। हमने क्या किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 15 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कौन कर रहा है बताइए। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू 18 दिया है, तो हमें बताना है x प्लस 1/x क्या होगा। इसका वैल्यू क्या होगा कि उसका क्यूब करने पे 18 होगा। दो तरीका बताते हैं ऑप्शन से। ये पता है कि x प्लस 1/x का क्यू करेंगे, क्यू में से कुछ घटता है।
अब देखिए 9 का क्यूब तो 81 होता है, 81 में से बहुत छोटा वैल्यू घटाना है, 18 नहीं आएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से हम कुछ छोटा वैल्यू घटेगा, 18 के नज़दीक हम नहीं पहुंच पाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से कुछ वैल्यू घटाएंगे तो 18 नहीं आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, हम कुछ वैल्यू घटाते हैं तो ऑप्शन सी हमें हो सकता है। दूसरा वे क्या है, आप लोग को पता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हो तो हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कैसे निकालते हैं, के इंटू के स्क्वायर माइनस 3। हम जो कुछ वैल्यू बोल रहे थे वो 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए बोले वैल्यू कम, छोटा वाला वैल्यू घटेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना दिया गया, 18 बराबर के इंटू के स्क्वायर माइनस 3 दिया है। अब यहाँ से ये तो पता चलेगा कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल होगा, ये समझ रहे हैं। ये छोटा वैल्यू तो आप कर सकते, बड़ा वैल्यू होगा उसके लिए हम बता रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 18 आ रहा है, या तो जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, के का 3 का मल्टीपल हो गया, 9 का मल्टीपल होगा के का वैल्यू। अब हम के का वैल्यू कैसे निकालें, दो ऑप्शन तो हटा दिए, हम के जगह पे क्या वैल्यू रखें कि के गुने के स्क्वायर में से 3 घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। अगर हम के का वैल्यू 9 रखें तो 9 गुने 9 का स्क्वायर 81, 81 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 78, 78 इंटू 9 18 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बचा क्या, 3 बचा। देखिए के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 गुण इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 18 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से के का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें दिया है ए ने एक बैंक में 8,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज, 8% किस रेट पे जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे जा रहा है। बी ने 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन कौन करेगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हमें क्या बताना है, 3 साल के सीआई और एसआई के बीच का अंतर बताना है। हम कैसे निकालें, ये पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हर एक साल बराबर ही लगेगा, 8% लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते। मामला फंसेगा चक्रवृद्धि ब्याज में जिसमें 10% है। क्या होता है, सक्सेसिवली आगे बढ़ता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जाता है। अगर हम ये निकाल लें कि 10% हर एक साल दे रहे हैं तो 3 साल के बाद हम ओवरऑल कितना परसेंट देंगे, तो बहुत मज़ा आ जाएगा कैलकुलेशन में। और हम बताएं जब यहाँ पे क्या है 10%, 10%, 10%, रेट सेम है तो सक्सेसिव परसेंटेज निकालने, मतलब ओवरऑल परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, 3a दशमलव क्या बताए 3a स्क्वायर, इसको 2 डिजिट में आपको लिखना है, और ए क्यू इसे भी आपको 2 डिजिट में लिखना है। ए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 का क्यूब कितना होगा, तो 10 का क्यूब 1 पे 3 जीरो, हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 2 जीरो लिख देंगे। हासिल कितना बचा, 10 बचा। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 3 कितना होगा 300, और हासिल कितना था 10, तो 310, 310 का हमें यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है तो 10 लिख देंगे। उसके दशमलव 10 गुने 3 30, और हासिल कितना था 3, तो 33। ये आ गया 3 साल के बाद 33.1000% है, जिसे हम बोल सकते हैं कि 33.1% है। अब हमें डिफरेंस निकालना है 3 साल का, 3 साल का जो हमें डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालें, D3 बराबर क्या होगा, यहाँ लिखते हैं D3 निकालना है, डिफरेंस 3 साल का। जो बी दे रहा है 6,000 पे, 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देगा, आप बोलेंगे 33.1% देगा।
माइनस ए जो है वो 8,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, बराबर ही लगता है 8,000 गुना 8%, और हर एक साल कितना दे रहा है, 3 साल के लिए दे रहा है, तो गुना 3 करें। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 331 गुना 6 माइनस, ये परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जब नीचे आएगा 100 हो जाएगा, 100 से मतलब कि डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 64 गुना 3 बचेगा। अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, 6 छतरी 18, 18 और 1 19, 146, 1986 आएगा। हम इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो और आएगा, ये जीरो हमारा बच गया है। तो यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं, 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 होगा, यहाँ पे जीरो होगा, 6 में से जीरो जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना बचेगा, 6। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लेकिन आगे कैलकुलेट करते हैं, 64 ये करना है, 4 तिया 12, 17 18 और 1 19, 1986 में से 1920 घटाना है, 90-20 मूवी देखे ही होंगे, तो कितना होगा 66। तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला फार्मूला पता हो और एग्जाम में तीनों साल एक ही परसेंटेज दिया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं 3 साल के एसआई और सीए का। इवन कि दोनों का प्रिंसिपल भी अलग है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, मुर्गियों की संख्या बताइए। हमसे पूछ रहा है कि कितने लेग पीस, 2 लेग पीस, तो मुर्गी कितने होंगे, कितने आदमी को आप पार्टी दे सकते हो लेग पीस। कुछ नहीं करना है, सिर का डबल करिए, 42 का डबल 84, 138 का हाफ करिए, हाफ तो जानते ही हैं 69, 84 में से 69 जाएगा, कितना बचेगा 15, हमारा सही आंसर होगा 15। जब भी आपको 2 और 4 का दिया हो, जैसे मुर्गियां में कितने पैर होते हैं 2, बकरियों में कितने पैर होते हैं 4, हमें मुर्गियों का निकालना है तो 2 पैर वाले का निकालना है, 2 लेग वाले का कितना बताना है, कितने नंबर ऑफ लेग होंगे, मुर्गियां कितनी होंगी ये पूछ रहा है, 2 लेग वाले का आपको पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू एच माइनस हेड को अगर हम डबल करेंगे तो लेग को एल को हाफ करेंगे। यहाँ पे कितने हेड हैं, सर कितने हैं 42, 42 का डबल कितना होगा 84 माइनस लेग कितना है 138, 138/2 कितना होगा 138 का आधा 69, घटाएंगे तो 9 में क्या जोड़े कि 4 आएगा, तो आप बोलेंगे 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 8 में से 7 गया 1, 15 हमारा आंसर। अब आपके माइंड में आएगा सर 4 वाला पूछेगा तब कैसे करें, कुछ मत करो, 42 में से 15 घटा दो तो 4 वाला होगा। आप चाहते हैं कि नहीं 4 लेग वाले का हम डायरेक्ट फार्मूला निकालना चाहें, नंबर निकालना है, यहाँ पे हमने किसका निकाला मुर्गियों का, मुर्गी का, यहाँ पे हमें निकालना किसका, बकरी का निकालना है ना, बकरी का निकालना है, बकरी का 4 पैर होता है। कुछ नहीं करना है, L/2 करना है माइनस एच। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि इतना फार्मूला मत याद करिए, बस एक निकालिए, 2 लेग वाले निकाल लीजिए, क्योंकि माइंड में आएगा कि सर का डबल करना है, पैर का आधा करना है, 2-2 करना है, किस लिए, जबकि हमें 2 लेग वाले जानवर की संख्या बताना है। सर को डबल करना है, पैर को आधा करना है, घटा देना है, तो हमें 2 पैर वालों का सिर आ जाएगा, टोटल में से 2 पैर वालों को घटा देंगे तो 4 पैर वालों का आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताइए। वर्तमान आयु 5 और 3 है, अंतर कितने यूनिट का है 2 यूनिट का, तो हमारा आंसर क्या होगा जो 2 से कट जाए, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आइदर बी या सी होगा। आइए इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने 2 ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया,
क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 2 से कटना चाहिए, तो ये दोनों नहीं कट रहा है, तो बी या सी ही होगा। हमें दिया गया है ए और बी का प्रेजेंट एज दिया गया है, यहीं पे लिखते हैं ए और बी का प्रेजेंट एज दिया है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिया गया 5 और 3 दिया है। बोला 5 वर्षों के बाद इनके बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:7 देगा। अब हमें क्या करना था कि 5 साल के बाद है, 5 साल के बाद इधर भी बी का भी एज बढ़ रहा है। हमें दोनों यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, तो हमें गैप सेम करना रहता है। तो गैप को पहले ऐसे गुना करना, ये करना नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 5 वर्ष है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष लिखेंगे। हमें गैप को सेम करना रहता है, नहीं करना है। 7×5 = 35, देखिए इस वे में करना। 7×5 = 35, 10×3 = 30, इन दोनों का अंतर लेना है। 7×5 = 35, 10×3 = 30, 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये क्या आ गया, 5 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। वैल्यू कितना, 10 × 5 50 और 7 × 5 35। 50 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा, 15। 5 का यह कितना गुना है, 3 गुना है। हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताइए। प्रेजेंट एज कितना है, 5:3 है। कितने का अंतर है, 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का भी कितना हो जाएगा वैल्यू, 5 का 3 गुना है तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। अगर एग्जामिनर गलती से एक ही ऑप्शन बनाता जो 2 से डिवाइड होता तो हमें इतना नहीं करना रहता, फिर आप ये प्रोसेस नहीं सीख पाते। तो चलिए ऑप्शन से हम दो, जो हमने विभाज्यता के नियम सीखे थे उससे 2 ऑप्शन को हटा दिए और बी और सी को हमने प्रोसेस के थ्रू देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 15% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना रहता है कि विक्रय मूल्य दिया गया, कॉस्ट प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस को अगर 100 मानेंगे, हमें निकालना है कि दुकानदार अगर 15% की हानि पे बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितने में बेचेगा। हम क्या बोलें कि 100 वैल्यू किसका दिया गया है, 100% का वैल्यू दिया गया है। 120 का वैल्यू दिया हुआ, 100% का वैल्यू कितना दिया गया, 120। जिसका वैल्यू दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया गया उसको नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। 100 में से 5% जाएगा, 100 में से 5% जाएगा तो 95। हमें बताना है 95% का वैल्यू, 95 का वैल्यू क्या हो। बहुत आसानी से कर सकते हैं, 0 से 0 चला गया, ये जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 95 × 1.2 हो जाएगा। हम गुना करेंगे तो 12×5 = 60 का 0, 12 × 108 + 4 कितना होगा, नहीं 12×5 = 60, 6 हासिल बता, 12 × 108 + 6 कितना होगा, 114.0, 114 हमारा आंसर होगा। हमने क्या बोला कि जिस चीज का वैल्यू दिया गया हो उसको नीचे लिखिए। वैल्यू देखिए 100% का वैल्यू दिया गया तो 100% को हम नीचे लिखेंगे। निकालना क्या है, 5% हानि मतलब 95% का वैल्यू, तो उसको ऊपर रख के कैलकुलेट कर देंगे। ये चीज अगर नहीं समझ में आया, एक लाइन में ये चीज नहीं समझ में आए तो देखिए हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 100 का वैल्यू दिया गया 120। हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 5% की हानि पे बेच रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो 100 होगा, 5% हानि मतलब कि इसको कितने पे बेचेगा, 95 पे बेचेगा। हमें पूछ रहा है 95 का वैल्यू क्या होगा। ये इसका कितना गुना है, 1.2 गुना है। ये भी इसका कितना गुना होगा, 1.2 गुना, मतलब कि 114 आंसर होगा। लेकिन ये जो हम इतना चीज लिखे हैं तो टाइम लगेगा, तो हमेशा माइंड में रखिए जिस चीज का वैल्यू दिया, जिसका वैल्यू दिया हुआ, जिसका वैल्यू, जिसका दिया है, जिस चीज का दिया है 100% का वैल्यू उसको नीचे लिखिए, वैल्यू जो दिया गया उसको ऊपर रखिए। जिसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है,
सेलिंग प्राइस का 5% कम, मतलब 95% का वैल्यू ऊपर में रखें। 100% का वैल्यू दिया गया है, निकालना क्या है 95% का, तो 95% को ऊपर में, 100% को नीचे में रखना। परसेंटेज लिखे हैं, ये वैल्यू नहीं लिखे हैं। 100% का वैल्यू दिया गया, तो जिसका वैल्यू दिया गया वो तो ऊपर लिखे हैं। 100% का वैल्यू 100% नीचे लिखे हैं। हमें कितने परसेंट का वैल्यू बताना है, 95% का वैल्यू बताना है, तो 95 यहाँ पे लिख दिए। बार बार नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को रिपीट करके देख लीजिए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रूट के अंदर में दिया गया 10 प्लस समथिंग दिया गया है। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम कैसे करेंगे? देखिए 10 प्लस समथिंग आएगा, 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 10 प्लस ये कुछ आएगा, 10 प्लस कुछ आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर तो होगा नहीं। 4 पे बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस टोटल का वैल्यू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 का मतलब कि इस पूरे के अंदर का वैल्यू 36 आना चाहिए। जबकि ये दिख रहा है 221 है, तो 221 कहाँ 36, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। आइए अगर 6 पे बात करें, 6 का मतलब कि 6 का स्क्वायर 36, पूरे को सॉल्व करेंगे तो 36 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 10 है, तो यहाँ पे 36 आने के लिए इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आना चाहिए, 26 होना चाहिए। तभी 26 और 10 36 होगा। 26 बाहर आने के लिए इसके अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है। 200 कहाँ 221 में छोटे वैल्यू को जोड़ना है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये चीज़ समझना है, तो आपको पीछे साइड से चलना है। देखिए पीछे साइड से हम कैसे चलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा, 4। 12 और 4 कितना होगा, 16। इस टोटल का वैल्यू 16 आएगा, तो रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 4। 221 प्लस 4 225 क्या हो गया, अब थोड़ा सा लिख देते हैं। 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। 15 और 10 कितना हो गया, 25। 15 और 10 कितना हो गया, 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुने है और सी की आयु की आधी है। हम पहले इस रिलेशन को कैसे लिखे ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया ए, बी और सी। इसके बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। ए के बारे में बोला है कि बी का 3 गुना सी का आधा है। अगर हम बी को 1 मान लें तो ए कितना हो जाएगा, 3। सी की आधी, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा कि उसका आधा 3 होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से बोला आधा, यहाँ से 2 गुना। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। परसेंटेज में सीखे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, ए की आयु ज्ञात की, तीनों का योग दिया गया 15, 120 दिया गया। हमें एक का एक कितना है, ये क्या है रेशियो में है, ये क्या है रेशियो में है। हमें ए का वैल्यू बताना है, तो जो क्या होगा 3 से गुना होगा, तो वो जो आंसर आएगा वो 3 से भाग होना चाहिए। 4 3 7 3 से भाग नहीं हो रहा, 6 5 11 3 से भाग नहीं हो रहा, 6 3 9 हो रहा है, 6 2 8 ये नहीं हो रहा। 3 जब 3 से भाग नहीं हो रहा है तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से भाग हो रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा 36। बाकी करना चाहें तो बहुत आसान है, 6 3 9 1 10। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 120। कितना गुना, 12 गुना। हमसे ए का पूछ रहा है तो ए भी कितना गुना होगा, 12 गुना। 12 तिया 36। लेकिन एग्जाम में टाइम भी आपको बचाना है, तो टाइम आपको कैसे बचाना है, ऑप्शन के थ्रू या कैलकुलेशन आपका स्पीड ज़्यादा होना। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4:7 दिया। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों की मापों का अंतर बताइए। आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं। चारू कोण का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का वैल्यू कितने का वैल्यू दिया हुआ है, 7 3 10 5 15, 15
का वैल्यू दिया गया कितना 360। हमें बताना किसका है, सबसे बड़े और सबसे छोटे। 7 और 1 का अंतर कितना होगा 6 होगा 6। हम इसे काटेंगे, हम देखेंगे आंसर कौन है जो 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल है, 9 से कटना चाहिए। 4 और 1 5 नहीं कट रहा है। 5 4 1 5 4 9 1 10, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 2 1 3, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 4 4 8 1 9, ये कट रहा है। हमारा आंसर सही होगा 144 डिग्री। अगर हम इसे काटेंगे 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 छक कितना होता है 144 डिग्री। आंसर आ गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए इस क्वेश्चन को करेंगे। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपया है, तो हमें राशि बताना है। वो 11 वाला राशि नहीं, यहाँ पे अमाउंट वाला राशि पूछ रहा है। एक बोला सर कौन सा राशि, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है। दिया गया x का 32%। हम टाइम नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा बर्बाद, तो नीचे 100 नहीं लिखेंगे, 32% यहाँ पे लिखेंगे, गुना 40% गुना 60%। इसी संख्या का 32% का 40% का 60% कितना दिया गया है 4 3 2, 432 दिया। हमें वो संख्या बताना, तो संख्या क्या होगा, अब आइए लिखते हैं 432 बट्टा 32% नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 32 परसेंटेज, यहाँ पे नीचे 100 है तो ये ऊपर जाएगा, तो 100 से गुना हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि 32% है, एक चीज को 32% को हम क्या लिख सकते हैं 32 बट्टा 100। ये जो 32 है ये नीचे आएगा और ये 100 432 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे 40 लिखेंगे ऊपर में 100 लिखेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे ऊपर में 100 लिखेंगे, हाँ या ना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। विभाज्यता का नियम अगर आपको याद होगा तो देखो, पहले 0 से 0 तो आसान है, तो 0 से 0 काट दिए, एगो 100 कट गया। देखिए 4 3 7 2 9, मतलब ये 9 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसे काटेंगे, अगर 9 से काटना चाहें तो ये क्या आएगा 9 इंटू एक्स आएगा। 9 के साथ कोई गुना करेंगे तब 432 आएगा, आएगा कि नहीं। 9 के साथ x के जगह पे कोई संख्या होगा 9 से भाग दे देंगे, ये 9 का मल्टीपल है ऊपर में। नीचे में देखिए क्या ये 9 को कोई काट रहा है, तो यहाँ पे 6, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिखेंगे। ये 3 से ये 3 को काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। मतलब कि जब हम क्या, अब तो 3 को कोई नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पे 32 है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का है, ये भी 2 का है, 2 यहाँ पे बच गया। जो भी आंसर होगा वो 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित का नंबर सम ऑफ डिजिट 3 से विभाजित होगा। 5 5 10 8 18 3 से विभाजित हो रहा है। ये क्या होगा 5 का 4 बार 5 चौक 20, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, आंसर नहीं होगा। 5 5 10 6 16 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, आंसर नहीं होगा। 5 3 15 2 17 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, आंसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन एक ही है, ए जो सही है। ये अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। जब घर पे प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेशन आपको करना है। अभी मॉक टेस्ट में हम एग्जाम के कारण हम ऑप्शन के थ्रू बता रहे हैं कि कैलकुलेशन को आसान करना है। बाकी रेगुलर क्लास में ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन तो हटा दो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें बताना है इसको सॉल्व करके। अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे x से गुना किए, x प्लस 1 आया। आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम लेने तो x प्लस 1, तो देखना है कि ऊपर भी x प्लस 1 और नीचे भी x प्लस 1 है, मतलब तिरछा कटते जा रहा है। तो हमें ज़्यादा ना सोचते हुए हम इसे क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे बेसिक तरह से। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा x, ऊपर में क्या x गुने 1 x प्लस 1,
ब्रैकेट का मतलब ये गुना में है, इनटू x प्लस 1 एलसीएम होगा, x प्लस 1 ऊपर में एक के साथ गुना होगा तो x प्लस 1 और प्लस 1 ये क्या होगा x प्लस 2 इंटू यहाँ पे नीचे क्या आएगा x प्लस 2, ऊपर में क्या होगा x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 1 कितना होगा x प्लस 3। इसी तरह जब हम यहाँ पे करेंगे तो नीचे में आएगा x प्लस 3, ऊपर में क्या आएगा x प्लस 4 आ गया। अब देखिए कटने का वे देखिए, नीचे से ऊपर कट रहा है कि ऐसे कट रहा है। अगर ऐसे कट रहा है तो आप देखिए इसको काटे तो यहाँ से लाइन खींच दीजिए, ये लाइन खींच दीजिए, ये लाइन खींचे, कट गया। हमारे पास बचा क्या x प्लस 4 बट्टा x। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। फार्मूला पे नहीं रखना है, कितने का फार्मूला याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन देखिए, अगर वो अप्रोच एक बार काम नहीं करता फिर फार्मूला पे वैल्यू रखते हैं और करते हैं। वो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म वाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा होता, वैल्यू कुछ एज्यूम करना पड़ता। कट गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल हाँ हाँ, एक्स का वैल्यू अगर कुछ एज्यूम भी करेंगे तो करके वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुटिंग करना है। यहाँ पे दिया 3 ट्रेनों की चाल का अनुपात दिया गया 2:3:5 है। इन रेलगाड़ी द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, समान दूरी, फिर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को कांस्टेंट बोल रहा है। डिस्टेंस को अगर एक क्वेश्चन में कांस्टेंट बोल रहा है इसका मतलब स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। जो स्पीड का रेशियो देगा तो टाइम का क्या होगा, स्पीड का रेशियो का जो भी रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। या जो स्पीड का रेशियो दिया होगा तो अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना तो स्पीड का उल्टा कर देंगे। उल्टा तो समझते हैं, उल्टा उल्टी। ये दिया गया है स्पीड का रेशियो 2, 3, 5 दिया गया है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2 है तो 2 का उल्टा 1/2, 3 है तो 3 का क्या होगा 1/3, 5 है तो क्या होगा 5 का उल्टा 1/5। स्पीड का रेशियो 2, 3, 5, तो टाइम का रेशियो 1/2, 1/3, 1/5। कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा सही है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन को आप मौखिक तौर पे कर सकते हैं, बाकी लगे रहिए XYZ मान के करते रहिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 40 मीटर, 80 सेंटीमीटर और 6 मीटर वाली ऊंची दीवार, मान लीजिए आपको दीवार बनवाना हो, उसमें एक ईंट का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। हम आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दीवार बनाने के लिए कितना ईंट लगेगा। अगर एक ईंट वॉल्यूम, मान लो उस ईंट का जो वॉल्यूम होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कुछ तो होगा, तो वो वॉल्यूम उतना जगह घेरेगा। आप बताइए इतना जो दीवार की ऊंची होगी, इतना बड़ा जो आयतन बनेगा उसमें कितना ईंट खर्च होगा या कितना ईंट लगेगा। हम कैसे मान लेते हैं कि ईंट की संख्या n है, n गुने एक ईंट का आयतन कितना है 25 गुना 5 गुना 20 बराबर 40 मीटर। देखो सब नीचे सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर भी हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, 80 सेंटीमीटर गुना 6 मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुना। यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो n क्या होगा 40 इंटू 80 इंटू 6 इंटू 1 पे 4 टाइम 0 होगा। 40 लिख लिया, 80 लिख लिया, 6 ले लिया, 1 पे 4 टाइम 0। देखो 100 गुने 100, 1 पे 4 0। नीचे क्या बचेगा 25 गुना 5 गुना 20 बचेगा। सॉल्व करिए, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 है, 6 तो कट नहीं रहा, 6 में 3 है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा हो? और 3 से क्या होता है सम ऑफ डिजिट, 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 हो रहा है, 7 5 12 हो रहा है,
8 8 16 नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 8 16 है। 16 में से एक इसको दे देंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या 8 जो कि नहीं डिवाइड हो रहा है। हम डिजिट को, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट को जोड़ने में हो सकता है कुछ गलत हो गया तो दिक्कत होगा, तो जहाँ जहाँ 3 या 3 का मल्टीपल हो रहा है उसे हम वहीं पे काट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 2 6, 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तीनों ऑप्शन चला गया, यही सही होगा। करिए देखिए, 8 6 14, 14 7 21 जो 3 से विभाजित हो रहा है। जिनको इतना सॉल्व करना है वो इतना सॉल्व करे, जिनको बस 3 से भाग दे के चेक करना है वो इस वे में जा सकते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 10 पुरुषों किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 10 पुरुष 18 दिन में, मान लेते हैं कि रोज पुरुष जो है 10 पुरुष, हर एक पुरुष की इफिशियंसी 1 है, तो 10 पुरुष, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अगर हम निकालें कि टोटल कितना काम होगा तो कैसे निकालेंगे? मैन इंटू डे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 दिन गुना 10 पुरुष। इफिशियंसी पुरुष का 1 मान ले तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क क्या होगा? 10 गुने 18, 180 हो गया। अब बोल रहा है 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जा रहा है। मतलब 6 दिन तक तो 10 ही पुरुष काम किया होगा, हाँ या ना? और 6 दिन के बाद ना हुआ है, तो 6 दिन तक अगर 10 पुरुष काम करेगा तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन में अगर 10 यूनिट कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा? 10 गुने 6, ये घट जाएगा तो ये कितना होगा? 60 माइनस कर देंगे, 180 में से 60 जाएगा तो 120। ये 120 काम को, ये 120 काम को, वर्क को किससे करवाना है? 5 और पुरुष 6 दिन के बाद आ जाते हैं, तो पहले 10 था और 5 15 हो गया। 15 से करवाना है इस काम को, हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या होगा? 120 बटे 15, 15 8 120 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अब इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हैं इस तरह से, टोटल वर्क कितना है? काम हम यही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं। एग्जाम में क्या लिखे हैं? टोटल वर्क कितना है? 10 गुने 18 बराबर 6 दिन तक 10 पुरुष काम किया, तो 10 गुने 6 प्लस 6 दिन के बाद 15 हो गया, 15 को कितना दिन लगेगा? यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे, दिन पूछ रहे, डी मतलब कि दिन, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 8 ही आएगा। 180 में से 60 जाएगा 120, 120 में 15 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो ये एक लाइन है, ये भी है, जो आपको बेस्ट लगे उससे चले जाएंगे। आंसर दोनों से क्या आएगा? 8 दिन ही आएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 22 24 48 16? एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से भाग लगे। देखो जैसे बोले 22 में क्या है? 11 दूनी 22, 2 से तो सब कट रहा है, 2 से सब कट रहा है। 24 में क्या है? 6 चौक 24 हो रहा है, 24 6 चौक 24, और 6 में क्या है? 3, तो 3 से कौन कटेगा? सम ऑफ डिजिट 8 4 12 कट रहा है, 6 4 10, ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये एलसीएम नहीं होगा। ये होगा 7 7 14, 3 से नहीं कट रहा है। हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ए और बी। अब कौन सा ऑप्शन होगा? देखो 22 में क्या है? 11, 11 से 48 कट रहा है, नहीं। अगर 44 होता तो कटता, या 55 होता तब कटता, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही है। जब हम 3 को काट दिए तो एक को हमने चेक किया कि 11 से ये कट रहा है, हमारा एलसीएम क्या होगा? 528। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है
तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 50% 1/2, 150% 3/2, 2 की वस्तु को 5 में बेचेगा। खत्म। हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। 100 की वस्तु पे वो कितना परसेंट लाभ पे? 150% लाभ पे। ये कितना हो गया? 250 हो गया। रेशियो से लेंगे तो काटेंगे, ये जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2:5। लेकिन जब मौखिक करेंगे तो आपको पता है 50% कितना होता है? 1/2। 50 का 3 गुना 150 होता है, तो 150% कितना होगा? 3/2। 50% 1/2, तो 150% 3/2 होगा। ये क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस टीपी अगर 2 हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा? 3। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 2 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 और 2 5। क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होता है। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा? 3 का, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 2 + 3 5। हम बोल सकते हैं कि 2:5। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहीं पर अटपटा होता 14 दशमलव समथिंग, तो 100 का 14 सही 1/60% निकालना दिक्कत होता, तो उसे आप रेशियो से आराम से कर सकते हैं। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 10%, 20% की कमी और फिर 10% की वृद्धि। मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव परसेंटेज है। कमी मतलब कि माइनस, माइनस का 20, वृद्धि मतलब प्लस 10, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 20 गुने 10 200 डिवाइड बाय 100। और ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए ओवरऑल। 0 से 0 चला गया, -10 -12, -12%। माइनस बता रहा है कमी हो रहा है, हमसे पूछ भी रहा है कि होने वाले मूल्य में होने वाली कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने का परिवर्तन हो रहा है? 12% का हो रहा है। वो 12% कैसा है? लॉस है। ये दिया यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारें, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इस दीवार का एरिया बताना है। क्या होता है? चारों दीवार का एरिया क्या होता है? बताओ जल्दी जल्दी, कुछ तो याद भी रखा करो। 4 वॉल्स क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। ये दीवार और इस दीवार का एरिया सेम होगा, इस दीवार और इस दीवार का एरिया सेम हो, मानते हैं। L इंटू बी इंटू एच क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। लंबाई गुने हाइट दो जगह पे होगा, और दो जगह पे क्या होगा? चौड़ाई गुने हाइट। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं फॉर्मूला कि L प्लस बी इंटू एच होगा, 2 से गुना कर देंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, कमेंट किए जा रहे हैं। ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा। ये क्या होगा? B गुने H। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस तो सेम है। ये क्या होगा? 2BH प्लस, ये देखो ये L है, ये L है, ये H है, तो इसका एरिया क्या होगा? LH होगा। और जो एरिया सामने वाला होगा वही एरिया पीछे वाला होगा, तो 2LH होगा। 2LH होगा। 2H अगर हम कॉमन लेंगे तो वही बचेगा 2L प्लस बी इंटू एच। तो लंबाई क्या है? 15 मीटर, चौड़ाई क्या है? 20 मीटर। तो 15 और 20 कितना हो गया? 35 गुना हाइट कितना है? 30। 35 का डबल 70, 70 का 3 गुना 210 पे 1 जीरो चिपकाना है। 210 पे 1 जीरो चिपकाना है, मतलब 2100 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 2100। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 9 से विभाजित हो। मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। जहाँ जहाँ 9 होगा उसे हम हटा दे, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 5 और 4 9, 9 से विभाजित हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 से विभाजित हो रहा है। बचा क्या?
4 और 2 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स बचा। अब हमसे पूछ रहा है न्यूनतम मान बताना है। तो एक्स का वह छोटी से छोटी संख्या जो यहाँ पे रखे तो 6 प्लस समथिंग 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 6 3 9 होगा, तो न्यूनतम मान कितना होगा? एक्स का अगर हम 3 रख देते हैं तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है? ये हो गया है ये वाला। यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया गया है 3:5, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जो अगर हमें एरिया, जो स्क्वायर के एरिया का अनुपात निकालना है, स्क्वायर के एरिया का अनुपात इन टर्म ऑफ डायगोनल, सिंपल बोलेंगे d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे तो रेशियो में क्या होगा? उन दोनों के एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो डायगोनल किस रेशियो में है? 3:5 में है। एरिया का रेशियो क्या होगा? क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 25 होगा। ये अलजेब्रा से है। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या होगा? मान लेते हैं, फार्मूला भी याद होगा किसी को। मान ले 4 की जगह पे k होगा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है? k स्क्वायर माइनस 2। k की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए, साधारण ब्याज की किस दर पे कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाता है? क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। दोगुना मतलब कि एक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक जो होगा वो 2 हो गया, इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट 1 रुपये का मिला। 1 रुपये का इंटरेस्ट किस पे मिला? 1 पे मिला, क्योंकि ये क्या था? प्रिंसिपल था, मूलधन था। मूलधन दोगुना हो जा रहा है, मतलब 1 2 हो रहा है, इसका मतलब कि 1 का ब्याज, 1 की वैल्यू पे 1 बढ़ रहा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 100%, मतलब कि ये 100% बढ़ा है। 100% कितने साल में बढ़ा है? 10 साल में बढ़ा है। साधारण ब्याज हर एक साल बराबर ही बढ़ता है, तो 10 साल में अगर 100%, तो एक साल में कितना? 10% बट्टा 100, ये कितना हो जाएगा? 10%। या ये आपको पता है कि आर टी बराबर क्या होता है? परसेंटेज होता है जो दिया गया है 100%। टाइम हमें दिया गया है 10, तो आर निकल जाएगा क्या? 10। ये हो जाएगा 10%। हमारा आंसर क्या होगा? डी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं, जितना टाइम दिया गया उससे भाग दे देते हैं, तो प्रत्येक साल का हमें पता चल जाता है, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल बराबर इंटरेस्ट लगता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखो, कॉट 3 थीटा प्लस कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 6 थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। हमें 15 थीटा की वैल्यू बताना है। वैल्यू पुट करेंगे, एक ही वैल्यू पे आप आंसर ला सकते हैं, बाकी में आप आगे पीछे हो जाएंगे। अगर आपको ये बात पता हो कि कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू अगर 1 होता है, और ये तभी होता है कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1 जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब है कि 3 थीटा और 6 थीटा का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। 3 थीटा प्लस 6 थीटा का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। थीटा का वैल्यू 10 डिग्री आ गया। ये क्या हो जाएगा? tan। थीटा की जगह हम 10 डिग्री रखेंगे तो क्या हो गया? 150 डिग्री। tan 150 डिग्री। अब सर खुजाओ कि सर ये तो 90 तक ही बड़ी मुश्किल से याद होता है, 150 कहाँ से याद होगा? ये आपको पता है कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा
क्या होगा, बोलो, कॉट थीटा, कॉट थीटा। लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही बस प्लस में होता, बाकी सब माइनस में। ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। मतलब टेन हम 150 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 60 डिग्री। अब तो बता दो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में है, कोई तो बताओ कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी। बेस बाय हाइपोटेनस माइनस 1/√3, माइनस 1/√3। ये ट्रायंगल फिर से बता रहे हैं, याद रखना बाबू। ये ट्रायंगल अगर याद है तो ज़्यादातर एंगल ये 30 होगा, तो ये 60 होगा, ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3, परपेंडिकुलर 2। कॉट 60 डिग्री क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, 1/√3 माइनस के साथ, तो 1/√3 माइनस के साथ लगेगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए, यदि संख्या इतने को 11 से विभाजित है तो अंक x का मान बताइए। x 11 के विभाजता का नियम क्या होता है कि वो सम ऑफ डिजिट या तो 0 होगा, नहीं तो 11 का अगर मल्टीपल होगा तभी वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो। आइए करते हैं, और अल्टरनेट हमें नहीं लेना, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें। आइए, फिर इस चीज को अगर हम थोड़ा सा, आइए हम क्या करते हैं, किसी भी वे में चलना, अगर इधर से जाना है या इधर से आना है। 6 में से x को घटाएंगे, ये क्या होगा, 6 माइनस एक्स। फिर 8 में से 4 गया 4, 2 में से 3 गया माइनस का 1। अब 9 में से क्या घटाएं, तो जब लास्ट आ जाए तो 0 कर दीजिए, तो 9 में से 0 जाएगा 9 होगा। इस सब को जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़ेंगे, ये कितना आएगा, 3 जाएगा, 9 3 12, 6 18, 18 माइनस एक्स। इसका वैल्यू या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 या 11 का मल्टीपल 22 हो जाए या 33 हो जाए। या तो 0 आ जाए तब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, या 11 आ जाए, या 22 या 33। तो x का मान हम क्या रखें, 0 लाने के लिए अगर x का वैल्यू हम 18 रख देंगे, 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 18। ऑप्शन में तो 18 है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि x जो है वो एक डिजिट है, नंबर नहीं है, डिजिट है। डिजिट क्या होता है, 0 1 2 से लोग लेके 9 तक जाते हैं। x के जगह पे हम 0 से लेके 9 ही तक पुट कर सकते हैं, डिजिट पुट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 0 तो कभी नहीं होगा। अब देखिए x के जगह पे हमें 11 लाने के लिए x की जगह पे क्या रखें, 18 में से क्या घटाएं कि 11 आ जाए। आप बोलेंगे अगर 7 घटा देते हैं तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 होगा। x के जगह पे वैल्यू क्या होगा, 7। अगर हम x के जगह पे वैल्यू 7 रख देते हैं तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से। 11 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। जब तक गलत नहीं बताएंगे तो फिर सही आपको कैसे याद रहे। डायरेक्ट अगर बोल दें आपको कि हम 7 पुट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, फिर आपको रटना पड़ेगा। 36 का 6, 64 का 8, इनका एलसीएम क्या होगा। हम बोलते हैं एलसीएम, मान लो अगर इन दोनों में दिया गया एलसीएम मान ले 8 होगा, 8 में क्या, तो 6 से कटना चाहिए। 6 से क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि 6 में 3 है और 8 में 3 नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ये 6 से भी कटेगा,
मतलब कि 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा 24। ये टाइम वर्क में बहुत काम आता है पाइप एंड सिस्टम में, जहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। आंसर क्या होगा 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79750 उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात। हमसे दिया गया है या हमारा वही मेथड, कितना किसका वैल्यू दिया गया, 55% का वैल्यू दिया गया है। कितना 79750। हमें निकालना किसका है 100%। परीक्षा में कुल 45% छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ 55%। 55% का वैल्यू दिया गया है, 55% का वैल्यू दिया गया। हमें कुल पूछ रहा है, कुल यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 145000 होगा। क्यों, देखो अगर हम इसे 11 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। इसे अगर 11 से काटेंगे तो 11 सतह 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पचे 55, 0। अच्छा, इसको अगर काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा। हम गुना क्या करेंगे 7250 इंटू 20। देखो 2 जीरो तो होगा ही, 2 जीरो तो होगा ही ना। 725 का डबल कितना होगा, 700 का डबल 1400, 25 का डबल 50, तो 1450। 1450 किसमें है, एक ही में है, ऑप्शन डी हम लगा सकते हैं। 2 जीरो तो कॉमन ही होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे, 55 पर करते वही हैं, बस लिखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। नज़र की बात है बाबू। 79750 हमें बताना है 100% का कितना होगा। या तो हम इससे देख लें या इससे अगर हम करेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 7250। 5 का ये कितना गुना है 20 गुना है, तो 725 का भी ये कितना होगा 20 गुना। लास्ट में 2 जीरो चिपकेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 145 पे 3 जीरो। वही है, दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे लिखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, यहाँ पे लिखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, बात वही है। तो चलिए, मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट भी हो वो भी पूछ सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक हो गए हैं, आप वो सारे मॉक टेस्ट को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। अगर पूरा देख लेंगे तो फिर से रिवीजन कर लीजिए। प्लस वो मॉक टेस्ट के हर क्वेश्चन को एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करिए, बहुत ही मजा आएगा। अभी तक 10 मॉक टेस्ट हो गए हैं, मतलब 300 क्वेश्चन हम आपको दे देगा। और ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है, जिससे क्या होगा कि आपको एक मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का रिवीजन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है, फिर बाद में कंप्लीट टॉपिक का मैथ, रीजनिंग, जीएस का आपको देना है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए आप सभी से विदा कर लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।